क्वेश्चन सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आ रहे हैं पहला टेस्ट। ठीक है, और ये टेस्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर। ये एलटी और एएसओ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। बाकी ये मैथमेटिक्स से, हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे दीजिए आप, उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला। ठीक है, अब अगर मैं इस टेस्ट के पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3 साइन अंडर रूट पाई स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। इसकी हमको क्या फाइंड करनी, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, इमेज का कलेक्शन। अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा ए से लेकर बी तक तो इसको बोलते डोमेन और इसको बोलते कोडोमेन। ठीक है, और अगर आप डोमेन का हर एक एलिमेंट को फंक्शन के अंदर रखोगे, ठीक है, मान के चलिए एक्स डोमेन का एलिमेंट है और आपने इसको फंक्शन के अंदर रखा, आपको वाई मिला आउटपुट। तो इन वाई का जो कलेक्शन है, सारे के सारे वाई का जो कलेक्शन है, इमेज का कलेक्शन, उसको बोलते हैं रेंज। और जो रेंज ऑफ फंक्शन होती वो हमेशा सबसेट होती कोडोमेन की। क्लियर है? तो हमको यही फाइंड करना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। पहला फंक्शन है, इसके अंदर क्या, अंडर रूट पहला फंक्शन है इसके अंदर अंडर रूट पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है जो बाहर होता। अब अगर दो फंक्शन कंपोजिशन में, तो पहले फंक्शन की जो रेंज होगी वो दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन का काम करती है। मतलब मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है और वो रेंज जो है इस फंक्शन के डोमेन का काम करेगी, फिर इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफी जगह पूछा जाता। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो पहला मेरा फंक्शन क्या है, अंदर वाला पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन की जब हम डोमेन फाइंड करेंगे तो डोमेन अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसकी डोमेन क्या होती है, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आप मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर से। अब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने मॉड का काम मॉड को लगा दिया, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 4 आएगा। एक प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर किसी से, तो जो x होता है वो किसके बीच होता है, a और माइनस a के बीच का। ये आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता। अब देखिए x क्या बन गया हमारा, माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 तक, और ये x किसके लिए इनपुट का काम करेगा, इसके लिए। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, अगर मैं इस फंक्शन में ये जो h ऑफ x बोल दीजिए इसको, इस फंक्शन के अंदर में माइनस पाई बाई 4 रखता हूं तो ये 0 देता। देख लीजिए h ऑफ माइनस पाई बाई 4 कितना दे देगा, 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, तो ये 0 दे देगा। और सेम ये किस पे देगा, पाई बाई 4 पे। ये क्या दे देगा आपके पास, h ऑफ पाई बाई 4 पर। पाई बाई 4 पर भी कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16, जो कि 0 हो जाएगा। अब इस इंटरवल के बीच में क्या होता, 0 पर चेक करिए, 0 पर क्या देगा, h ऑफ 0 ये देगा अंडर रूट पाई स्क्वायर अपॉन 16, और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी पाई बाई 4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी वो क्या होगी आपके पास, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो आएगी कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई बाई 4 तक। नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट से कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो मेरे पास अंडर रूट पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये सबसे बड़ी वैल्यू देता पाई बाई 4 और सबसे छोटी वैल्यू देता कितने, 0। ठीक है, अब ये 0 से लेकर पाई बाई 4 इसकी वैल्यू है,
और जो भी ये वैल्यू देगा वो इस फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि जो फंक्शन f है उसकी डोमेन 0 से लेकर π/4 और कहां तक जाएगा आपके पास r कुछ भी सबसेट ऑफ इसका। और ये फंक्शन f ना कहकर मैं इसको क्या बोल दूं, अगर मैंने पिछले वाले को h बोला तो इसको g बोलता हूं। और g ऑफ x कितना मेरा 3 sin x, इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया x, और जिसकी वैल्यू सिर्फ 0 से π/4 के बीच किया। अब अगर sin x को देखते आप तो sin x 0 से लेकर π/4 तक, π/4 पर क्या देता 1/√2 और 0 पर 0 इंक्रीजिंग फंक्शन होता। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन जो किसी बाउंडेड इंटरवल के ऊपर दे रखा होता तो उसका इंफीरियम 0 पर लोअर पॉइंट पर मिलता, सुप्रीमम अपर पॉइंट पर मिलता। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जो sin x होगा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी किस पर, π/4 पर, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी π/4, और सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी 0 पर। ऐसे से मेरे को ये 0 मिल जाता और sin π/4 1/√2 मिल जाता। लेकिन मेरा फंक्शन में 3 भी है, तीनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 जाएगा, ये 3 sin x हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 इंटू दिस हो जाएगा। तो जो g ऑफ x है उसकी रेंज क्या आई, g ऑफ x की रेंज आई 0 से लेकर 3/√2 तक। और x से यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये सिर्फ3 sin x की बात हो रही, x का मतलब यहाँ पे ये पूरा है, ठीक है, इस पूरे की जो भी वैल्यू है वो x का काम कर रही है। तो हमारी जो रेंज है 0 से लेकर कहां तक आई 0 to 3/√5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और कंपोजिशन के बारे में पूछा गया जहां पर एक फंक्शन 5/4 पर क्या देता 1। ये काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है इसीलिए मेरे को समराइज करके बताने पड़ेंगे, नहीं तो ये काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर को बाहर ला सकता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो cos x प्लस π/3 और ये बन जाएगा फिर sin x प्लस π/3, sin a प्लस b और cos a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं f ऑफ x को डायरेक्ट लिखने लगूं तो ये क्या बनेगा, इसको देखिए जरा, f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस, ये स्क्वायर मैंने बाहर ला रखा और अंदर में किसका काम कर रहा हूं sin x प्लस π/3, sin a प्लस b का। sin a प्लस b का जो फॉर्मूला था वो sin a की जगह x इंटू cos b प्लस cos a और sin b, ये हो जाता sin b कितना π/3 का स्क्वायर प्लस cos x, cos a प्लस cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस cos b होता है cos a की जगह x है, cos b π/3 माइनस sin a x है और sin b π/3, ये हो जाएगा आपके पास। अब जब आप इसको एक्सप्लेन करते हो तो cos π/3 कितना होता, cos π/3 वैल्यू देता आपके पास 1/2 और sin π/3 वैल्यू देता √3/2। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से लेकर 90 तक जो अलग अलग रेशियो होते हैं उन पे क्या वैल्यू देता है, जैसे 0 और 30, 45, 60, 90 पे। तो जब मैं इसको लिखता हूं तो ये बनता sin स्क्वायर x प्लस, एक चीज देखिए cos π/3 1/2 है तो ये 1/2 sin x प्लस और √3/2 cos x, और ये क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये प्लस cos x बाहर से है और अंदर cos x इंटू cos π/3 कितना वैल्यू दे रहा जो हमने लिखा है यहाँ पे 1/2, ठीक है, और माइनस sin π/3 कितना दे रहा √3/2 और ये हो रहा sin x, ये बन जाता आपके पास। ठीक है, अब एक चीज देखिए 1/2 को कॉमन ले लीजिए या ऐसे ही एक्सप्लेन कर लीजिए। अगर हम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, sin स्क्वायर x प्लस इसका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर क्या बनेगा 1/4 sin स्क्वायर x मतलब a स्क्वायर हो गया ये प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपके पास 3/4 cos स्क्वायर x
ठीक है, प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला ओपन किया, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा ये 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3/2 कॉस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको देखिए, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स, √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे मिलने वाली है वो है साइन स्क्वायर एक्स, या इसको भी साथ में कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखना, ये एक साइन स्क्वायर एक्स है, ये 1/4 है, तो 1 + 1/4 साइन स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, कितना बन गया 5/4, तो इसको लिख सकता हूं मैं 5/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। प्लस ये देखो यहाँ पे 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स है, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स फिर कॉमन ले लो, बचा क्या आपके पास 3/4 प्लस 1/2, ये कितना बनेगा आपके पास, 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा 5/4, ये भी आ जाएगा, तो 5/4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाकी सारा कैंसिल हो चुका, 5/4 कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे, अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई वो है 5/4, ये मेरे पास वैल्यू आ रहा है कि इसको कैलकुलेट करने के बाद मैंने कोशिश की कि जितना शॉर्ट हो सकता उसको उतने शॉर्ट में कैलकुलेट किया। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यार है कि पूछा क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पे बात करता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, तो कंपोजिशन का मतलब क्या, जी ऑफ दिस, यानी कि जी के लिए इनपुट का काम कौन कर रहा, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रखी है 5/4, और जी ऑफ 5/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आया अपने पास 1, देन द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ये हो जाता हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लीनियर फंक्शन आर ऑन टू फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, एक चीज देखो यार, लीनियर फंक्शन से क्या मतलब है, लीनियर फंक्शन से मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में ax + b, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन, जहां पे a नॉन जीरो होता और आपके पास क्या हो जाएगा b, a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। नॉन जीरो क्यों, क्योंकि एक लाइन होती है और इसका स्लोप आपके पास क्या होगा, जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी है बेसिकली हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax + b एक लीनियर फंक्शन है। अब अगर फंक्शन लीनियर है और लीनियर फंक्शन प्लस किस पर डिफाइन कर रखा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर। अगर आपको पता हो लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता, डिफरेंशिएबल भी होता, ठीक है, एवरीवेयर पूरे आर के ऊपर, तो कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस है और इस क्लोज और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर डिफाइन करके दे रहेगा, तो एक थ्योरम रहती है हमारे पास कैलकुलस में कि ऐसा फंक्शन जो किसी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है वो क्या हो जाता, बाउंडेड हो जाता। इसका मतलब हो जाएगा एफ इज बाउंडेड। सबसे पहली बात निकल के आती है कि फंक्शन जो हमारा बाउंडेड होगा। अब अगर फंक्शन बाउंडेड है तो सुप्रीमम और इंफिमम मिलेगा। ठीक है, अगर फंक्शन लीनियर है तो लीनियर फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग। आपको पता होना चाहिए लीनियर फंक्शन की जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता, ठीक है, या इस तरीके से होता। आप जानते दो तरीके के ग्राफ बनते किसी भी लाइन के, लीनियर फंक्शन मतलब लाइन, तो लीनियर फंक्शन जो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अगर हटा दूं और मैं यहां पे देखूं कि मेरे पास से डोमेन क्या -1 से लेकर 1 पे, -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1, -1 क्या हो जाएगा आपके पास, दिस -1 to 1 डोमेन, और रेंज क्या मेरी 0 से लेकर कहां 2 तक। जो भी ग्राफ बनेगा वो या तो ऐसा बनेगा और या तो इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो अगर इतना भी पता ना तो इससे ही आपका आंसर मिल चुका। ये जो फंक्शन है ना बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो रेंज उसकी क्या मिलेगी
यही मिलेगी, ठीक है, कंटिन्यूअस के साथ में। तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, टोटल कितने बन गए? 2, ओनली 2, क्योंकि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और वो होंगे कौन, वो चेक करें, यहां पे देखना है, और फिर बाद में इसके ग्राफ की भी बात करेंगे। अगर मेरा फंक्शन f इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ किसी इंटरवल पे, आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल के लोअर पॉइंट पर लोअर वैल्यू देता, अपर पॉइंट पर अपर वैल्यू। तो यहां पे देखिए इंटरवल का लोअर पॉइंट कौन है, -1 पर क्या देगा वो, आपके पास लोअर वैल्यू 0, और फंक्शन मैंने क्या माना था, ax प्लस बी। तो f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, a -1 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि -a प्लस बी इक्वल टू 0। एक ये मिल गया मेरे को। और अपर पॉइंट पर क्या देगा, अपर पॉइंट क्या, 1, अपर पॉइंट पर अपर वैल्यू ये देगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो 1 रखोगे इसमें, तो क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, a और b की वैल्यू फाइंड कर दो। दोनों को जब सॉल्व करोगे और ऐड कर दो इसको और इसको, 10th क्लास का है लीनियर इक्वेशन का एडिशन, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1, और b की वैल्यू वापस यहाँ पे रखो, a इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे b की माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो एक फंक्शन मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल चुका, x प्लस 1। क्लियर है? अब दूसरा क्या, इफ f इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्या होता, बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू, बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी कि इस पॉइंट पर ये वैल्यू मिलेगी और इस पॉइंट पर ये मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी, छोटे पॉइंट पर बड़ी। तो जब मैं इसमें f ऑफ -1 रखूंगा, क्योंकि डिक्रीजिंग और लीनियर है, तो ये क्या देने वाला, -1 पर सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये कितना आएगा आपके पास, -1 फंक्शन में रखिए, a -1 प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 2, -a प्लस बी इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपके पास। और यहां पे जब आप सबसे बड़ी वैल्यू रखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू देगा 0, इसका मतलब समझ रहे आप, 1 रखने पे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना देगा, 0। क्लियर है? इन दोनों को फिर से सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ऐड कर दो 2b, b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, 1, ठीक है। b इक्वल टू 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी मिलेगी वो भी चेक कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, यहां पे रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ऐसे यहां पे रखेंगे b की वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो फंक्शन क्या बनेगा, -x प्लस 1। क्लियर है? ये दो फंक्शन मिलेंगे सिर्फ, बाकी कोई भी नहीं। अब अगर लास्ट में आप ये देखो कि हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है ये, दूसरा फंक्शन है x प्लस 1। इस फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है, ऐसा बनेगा, और इस फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है, तो ये ऐसे बनेगा। तो वही आया, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, if f of x is equal to this, where a is positive, n is positive integer, then f of x is क्या होगा, कंपोजिशन पूछिए, f of x कितना होगा। इसका मतलब समझ रहे, फंक्शन में x की जगह फंक्शन रख देना, तो फंक्शन क्या मेरा, a माइनस x की जगह क्या रख देना, फंक्शन, और इसकी पावर n टू द पावर 1/n, ये है। अब रखिए, इसको सॉल्व करिए, a माइनस फंक्शन क्या है, f ऑफ x, a माइनस x टू द पावर n, 1/n टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस 1/n। मैंने इस फंक्शन की जगह क्या रख दिया, जो दे रखा फंक्शन है, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, a माइनस a, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस x टू द पावर n, और बाहर से 1/n, इस a से ये कैंसिल हुआ, x टू द पावर n टू द पावर 1/n, n से n कैंसिल, आंसर इज x। तो f ऑफ x इज क्या हो जाएगा आपके पास, x, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहां पे, तो मेरे पास है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस फंक्शन, देन
एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इफ, बेसिकली ये कह रहा कि आपका जो फंक्शन बनने वाला वो एक्स एक्सिस के अब होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली इक्वल भी नहीं, यानी कि एक्स एक्सिस को भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है। आपको के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा यानी कि वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगी, मतलब पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिए मेरे पास फंक्शन जो दे रखा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये पॉलिनोमियल दिख रही है मेरे को 2 डिग्री की। अगर कोई 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है या तो उसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। फैक्टर बनाने के लिए इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा इसको कैसे लिखेंगे आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए के माइनस 1 एक्स प्लस 9, ये हो जाएगा। अब जब भी आप किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट होता उसको 2ab टाइप की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से डिवाइड करो और k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9, ऐसे कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो 2ab बेसिकली 2a ये हो जाएगा आपके पास x और b आपके पास ये हो जाएगा b इंटू a 2 और एक्स स्क्वायर प्लस, अब b का स्क्वायर बनाना, b का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, फिर ये 9 हो जाएगा। ऐसे ही बनाते, तो यही करूंगा मैं यहाँ पे, देखिए जरा इसको, इसमें आगे सॉल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फिर k माइनस 1 का इंटू एक्स, किस किस का ऐड करेंगे, k माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस k माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या करिए, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका, x प्लस k माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस k माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे इस तरीके से बनाओगे आप, प्लस ये 9 हो जाएगा। अब देखना, अच्छा 9 हमने लिख चुके हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 9 आगे ला दिया, इसको पीछे रख, ठीक है। अब ये देखिए जरा, ये तो पॉजिटिव है ऑलवेज, अब सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे। अगर ये पॉजिटिव हुआ तब आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तब आपका फंक्शन नेगेटिव होगा। हमको चाहिए पॉजिटिव वाला केस, तो बाकी सब हटा दीजिए, सिर्फ इसको रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे f of x is positive if and only if 9 minus k minus 1/2 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, ऐसा होगा तभी जाके ये हो सकता। अब इसको सॉल्व करते हैं, कब पॉजिटिव आता उसको देखें जरा, 9 माइनस k माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 0, और ये कितना बन जाएगा 36 माइनस, इसको ओपन कर दीजिए, या k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0। पहले 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 4 को उस तरफ भेज दिया क्योंकि पॉजिटिव है, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 36 ये है और ये माइनस इसको नेगेटिव कर देगा, 35 हो जाएगा, माइनस k स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 35, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का इज ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर माइनस 2k और ये कितना हो जाएगा माइनस 35 इज ग्रेटर देन 0, माइनस है, माइनस को हटाओगे तो ये इनइक्वालिटी क्या होती है, बदल जाती है, तो इसको मैं यहीं पे कर सकता हूं, माइनस मैंने हटा दिया तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेसिकली मुझे वो k फाइंड करना जिसके लिए ये इक्वेशन नेगेटिव आए। अब ये आपके पास एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परफेक्ट तो नहीं है, रूट बनाइए इसके, किसी भी पॉलिनोमियल यानी 2 डिग्री की इक्वेशन के रूट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, बीच वाले को ऐसा ब्रेक करते हैं
कि उन दोनों का सम करने के बाद यही आए और प्रोडक्ट करने के बाद लास्ट वाला टर्म आए। तो ये जो मुझे दिख रहा वो है -7k + 5k। इन दोनों का जब मैं सम करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2k, और 7 और 5 का जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 35 इज लेस देन 0। और अब इसको और देखिए, ये क्या बनता है आपके पास, k कॉमन लेंगे तो k -7, ठीक है, +5 कॉमन लेंगे यहां पे तो k -7, तो ये बनेगा k + 5 और इज लेस देन 0। ये दो फैक्टर बनेंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां से k कॉमन ले लिया तो k -7, यहां से 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते, नंबर लाइन पे जाइए, रूट क्या क्या उनको लिखिए, एक 7 है और एक आपके पास 5 है जो कि नेगेटिव का। इस इक्वेशन ने या इस इनइक्वालिटी ने अपने नंबर लाइन को 3 पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब जहां पर भी ये नेगेटिव होगा ना, k की जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा वही हमारा आंसर है। अब एक चीज देखो जरा, जब आप k को -5 से छोटा लोगे, k को जब -5 से छोटा लोगे तो ये क्या बनेगा, आपके पास नेगेटिव आएगा, और ये क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। अगर k को -5 से, तो ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि न्यूमेरिकली वो बड़ा हो जाएगा, जैसे -6, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। यानी कि k को जब भी -5 से छोटा लोगे तो ये हमेशा आपके पास क्या आने वाला, पॉजिटिव। तो ये तो आपका आंसर नहीं हुआ क्योंकि आपको तो सॉल्व करने के बाद ये मिल रखा। अब देखो, जब k को -5 और 7 के बीच ले रहे हो, 7 से छोटा तो नेगेटिव ही आएगा, और -5 से बड़ा और 7 से छोटा, -5 से बड़ा और 7 से छोटे में ये क्या वैल्यू आएगी, जैसे -4 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा और 6 रखोगे तो भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ये हो जाएगा। और 7 से बड़ी वैल्यू रखोगे अगर आप k की यहाँ पे, तो कितना आएगा, 7 से बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। हमारा f(x) पॉजिटिव मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन पॉजिटिव, इसी को लाने के लिए ये इक्वेशन कह रही कि मेरे को नेगेटिव वैल्यूज के लिए k दो, तो k नेगेटिव कहां पे कर रहा, इस वैल्यू के लिए। इसका मतलब k आपका 7 से छोटा होगा, -5 से बड़ा होना चाहिए, और ये करेक्ट आंसर है। अब ध्यान रहे, ये जब f(x) इज ग्रेटर देन 0 की बात करता है ना, तो फॉर ऑल x के लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप k की कोई वैल्यू मान के चलो 8 उठाया, फिर वहां चेक कर रहे कि 1 रखने पे वो पॉजिटिव आ रहा, ऐसा नहीं है। उसको हर एक टर्म के लिए ट्रू करना पड़ेगा, और हर एक टर्म के लिए ट्रू यहां पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास छठा क्वेश्चन, इफ f(1x) एंड f(2x) आर डिफाइंड ऑन डोमेन D1 and D2 respectively, then the domain of subtraction of two function, दो फंक्शन के सब्सट्रैक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी। अगर आपको पता हो f1 और f2 की डोमेन अगर दे रखी हो, तो सम और डिफरेंस की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन। ये सोचिए कि अब ये एक नया फंक्शन है आपके पास, ये नए फंक्शन में क्या आपके पास जो ये h(x) है, नया फंक्शन, तो आप उन सारे पॉइंट को उठाओगे ना जिसके लिए ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। अगर मान के चलो किसी x पर, किसी एक पॉइंट पर ये ट्रू नहीं है और ये ट्रू है, तो जब आप इसकी पूरे फंक्शन की बात करोगे तो इसने प्रॉब्लम कर दिया, यानी कि उसके डिफाइंड नहीं है तो पूरा फंक्शन डिफाइंड नहीं हो जाएगा। तो जब भी आप सम, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन इनकी बात करते हो तो इंटरसेक्शन कॉमन डोमेन होती है, इंटरसेक्शन वाली। डिवीजन में ये भी देखना होता है कि डिनोमिनेटर को 0 ना करें, यानी कि दूसरे फंक्शन को 0 ना करें, तो इसके लिए तो आंसर क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये क्या दे रखा, इफ f(x) इज इक्वल टू mod x - 1, देन 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ट्रू, कौन सी इक्वालिटी ट्रू है, ठीक है। तो अगर आप mod x - 1 को देखते हैं तो mod x - 1, x इज पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे आप, तब आपका जो फंक्शन है वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। और जब आप x की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो आपका फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। मॉड का यही रूल होता, ठीक है। इक्वालिटी ऊपर रखो या नीचे रखो, सेम एक ही बात है। अगर हम ऊपर रखेंगे तो भी 0 देगा, नीचे भी 0 देगा,
ठीक है, अब देखो मेरा ये फंक्शन है, अब इसको चार जो ऑप्शन है इनको ऑप्शन को वैल्यू रख के ट्रू करना पड़ेगा। यहां पर देखना जरा, अगर ये ट्रू होगा तो ये हर एक एक्स के लिए तो ट्रू होगा, ये भी अगर ट्रू होगी इक्वालिटी तो ये भी हर एक एक्स के लिए ट्रू होगी, ये भी अगर ट्रू होना चाहती तो हर एक एक्स के लिए ट्रू होगी। तो क्यों ना मैं सीधे x इक्वल टू कोई एक वैल्यू उठाऊं, जैसे मैं x इक्वल टू अगर मैं यहां 2 लेता हूं, ठीक है, तो 2 लेने पर फंक्शन की वैल्यू कहां, 2 यहां पे होता, 2 लेने पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी मेरे को वो मिलेगी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 कितना मिलेगा मुझे, एफ ऑफ 4 मिलेगा मुझे, फंक्शन में 4 कहां आएगा पॉजिटिव में, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और इसका स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि एफ ऑफ 1 का स्क्वायर करने पर मुझे 1 ही मिलने वाला। तो आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ 1 का स्क्वायर जब आप कर रहे हो और एफ ऑफ एक्स का जब स्क्वायर कर रहे हो यानी कि 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही, यानी कि मुझे एक एक्स ऐसा मिल गया जो इसको ट्रू नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट ट्रू। ठीक है, प्रॉपर्टी तो वही होती है जो सबके लिए ट्रू हो। तो ये बात क्लियर। अब अगर आप दूसरा देखते हैं यहीं पर दूसरी के लिए, दूसरा क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यहां पर भी x इक्वल टू कोई एक वैल्यू ले लीजिए 2 और y इक्वल टू एक वैल्यू ले लीजिए 3। तो f ऑफ 2 कितना मिलेगा, 2 कहां पे आता है इस वाले में, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। f ऑफ 3 कितना मिलेगा आपको, 3 कहां पे आता है इसी में, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो f ऑफ 2 प्लस 3 कितना होगा, f ऑफ 2 प्लस 3 मतलब f ऑफ 5, f ऑफ 5 भी यहीं पे आता, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू कितनी आई 4, दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए नॉट ट्रू। ठीक है, अब तीसरा जो दे रखा है एफ ऑफ मॉड एक्स, या क्या करिए x इक्वल टू माइनस 2 ले लीजिए, x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं तो एफ ऑफ मॉड ऑफ माइनस 2 का मतलब समझते हो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 पर वैल्यू ऊपर देगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 इक्वल टू दिस। अब वहीं पे मैं एफ ऑफ माइनस 2 अगर निकालू तो माइनस 2 यहां का है, तो माइनस 2 पर कितना वैल्यू देने वाला है माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 3, ये 3 हो जाएगा, बाहर का माइनस तो प्लस कर देगा। ठीक है, तो इसका जब मैं मॉड करूंगा एफ ऑफ माइनस 2 का जब मैं मॉड करूंगा तो वो 3 आने वाला। ठीक है, क्या मॉड ये वाला इसके बराबर आया, इसकी वैल्यू 1 है इसकी वैल्यू 3 है, तो ये भी ट्रू नहीं है, इसका मतलब है नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, सब प्रूफ करने का नहीं है कुछ भी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स देन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन 2 दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा। ठीक है, अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, बेसिकली एफ ऑफ एक्स दे रखा, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपके पास कॉस लॉग वाई, ये हो जाएगा। अगर आप एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई निकालते हो तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा लॉग, ये बन जाएगा आपके पास कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है, कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ऐसे ओपन करेंगे। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलिए जो पहले भी लगाया, कॉस ए यानी कि कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा। अब अगला क्या एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई मतलब फंक्शन में एक्स की जगह एक्स वाई रख देना, तो कॉस लॉग एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा। इसको जब ओपन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एम इंटू एन और लॉग एम अपॉन एन, उसकी प्रॉपर्टी लगाई मैंने। इसको फिर ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी से कॉस लॉग एक्स
इंटू कॉस लॉग वाई, ये हो जाएगा। यहां पे प्लस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, साइन लॉग एक्स इंटू साइन लॉग वाई, ये हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू है सारी वैल्यू आपको मिल रहा है कि यहां पे रखो और इसको सॉल्व करो। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, ये हो जाएगा। माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई को देखिए यहां पे क्या आया, ये है एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। अगर आप एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई को देखते तो ये है, प्लस किसके साथ हो रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई के साथ, इसके साथ प्लस हो रहा है। देखो जरा यहाँ पे साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई माइनस दिस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर वो वैल्यू जो बचेगी वो कितना हो जाएगा, ये वाली कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, दोनों का सम होके 2 हो जाएगा और ये बाहर वाला 1/2 क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली मैं सीधे सीधे लिख लूँ अगर इसको, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ है नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 0। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन -1 दिख रहा है आपको जो कि गलत है, दूसरा 1/2, तीसरा -1 दिस, देन करेक्ट आंसर इज दिस, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होता, अगर आपका फंक्शन ए से बी तक डिफाइन करके दे रखा और फंक्शन कैसा दिखता, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन पीरियोडिक कब होता था, जब ये खुद को रिपीट करने लग जाता किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, यानी कि किसी फिक्स दूरी के बाद ये खुद को रिपीट करता, तो उस दूरी को रिप्रेजेंट करते आर टी से, जो कि रियल नंबर है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एक्स की जगह अगर आपने एक्स प्लस टी रखा ना, यानी कि एक्स को शिफ्ट कर दिया टी दूरी तक, फिर उसके बाद वापस वो खुद फंक्शन बन जाए, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक बोलते। तो क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियोडिक होता? तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक फंक्शन को देखो तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता। ठीक है, इसको शिफ्ट करोगे ना अगर आप कोई भी टी दूरी पर, तो ये कभी भी वापस नहीं मिल पाएगा, अपना फंक्शन वापस नहीं आएगा। बेसिकली कभी भी आपको x प्लस टी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट t इज 0। ठीक है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा, तो देन नॉट पीरियोडिक, दिस इज नॉट पीरियोडिक। और दूसरा फंक्शन क्या हमारे पास दे रखा, दूसरा फंक्शन कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x जब x इज नॉन जीरो है और 0 जब x इज इक्वल टू 0 है। ये भी पीरियोडिक नहीं होता। अगर साइन 1/x के ग्राफ की आप बात करते हो तो इसका जो ग्राफ होता है वो 0 से दूर वो ऐसे बनता जैसे साइन का होता, स्प्रिंग के जैसे। ठीक है, लेकिन जैसे ये 0 के नेबरहुड में आता तो ये ऑक्सीलेट करने लग जाता, क्योंकि जब आप x को 0 की तरफ ले जाओगे तो साइन 1/0, साइन 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता का मतलब है 1 और -1 के बीच ऑक्सीलेट करता। साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, ये कभी भी पीरियोडिक नहीं होता। मतलब साइन 1/x प्लस टी क्या कभी साइन 1/x आएगा, एक्सेप्ट t इज 0, कभी भी नहीं। ठीक है, देन दिस इज नॉट पीरियोडिक। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर आप इस फंक्शन को देखते तो इस फंक्शन में आपके पास क्या, एक x है और एक cos x है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। x नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, x क्या होता है, ये एक ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्या इसको अगर आप शिफ्ट कर दो तो अभी वापस आ पाएगी, या तो आगे ही जाएगी या पीछे ही जाएगी, कभी भी रिपीट नहीं करेगी। अब देख भी सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस टी। क्या ये कभी x के बराबर होगा अगर t नॉन जीरो है? t 0 नहीं लेना, ठीक है, फिर तो कुछ है ही नहीं। डिस्टेंस जब आपने 0 ले ली तो इसका मतलब आप उसी पॉइंट पे हो, इसीलिए ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। t हमेशा आप नॉन जीरो लोगे।
ठीक है, तो ये नॉन पीरियोडिक है, लेकिन कॉस क्या होता, पीरियोडिक होता। अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो पीरियोडिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, जिसमें साइन कॉस कोसेक सेक इनका जो फंडामेंटल पीरियड होता 2 पाई, और टेन और कॉट का जो फंडामेंटल पीरियड होता वो होता पाई। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जब आप इसका करोगे ना, प्रोडक्ट करने का मतलब समझ रहे हो आप, प्रोडक्ट ऑफ पीरियोडिक एंड अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे नॉन पीरियोडिक आएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी कर दीजिए, यहाँ एक्स प्लस टी कॉस एक्स प्लस टी, तो कॉस तो वापस 2 पाई पे आ जाएगा, लेकिन क्या ये 2 पाई पर वापस आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो चेंज हो चुका, तो ये भी नॉन पीरियोडिक है। तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। ध्यान रहे आपके पास कि कांस्टेंट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक पीरियोडिक फंक्शन होता, विद फंडामेंटल पीरियड क्या होता है इसका, कुछ भी नहीं। कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियड ऐसा पीरियोडिक फंक्शन होता जिसके पास फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। और अगला क्या होता हमारे पास, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता, वो क्या रहता, एक्स माइनस दिस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। इसका जो ग्राफ देखोगे आप तो ऐसा बनता, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता। जब आप इसको शिफ्ट करोगे ना तो एक दूरी के बाद 1 यूनिट के बाद ये खुद को रिपीट करता। जब आप इसको एफ ऑफ एक्स प्लस 1 रखोगे ना तो ये वापस से एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगा। तो इसको याद रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा जब भी पूछा जाता तो इसी को पूछा जाता, ये पीरियोडिक होता। अगला क्वेश्चन देखिए जरा इस शीट में, लास्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ इज 1 1 और ऑन 2 के बारे में पूछा। आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 होता अगर उसके डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट में मैप करता हो, यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट की इमेज कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो इसको 1 1 ऑन 2 देखने के अलग अलग तरीके, अगर डेफिनेशन से करते तो डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी फंक्शन जो a से b तक डिफाइन है ये 1 1 होगा अगर आपने कोई भी आर्बिट्री 2 पॉइंट निकाले a से, कोई भी जिनके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपने ये कहा कि इन दोनों पॉइंट पर इमेज जो है ना वो सेम आएगी, आपने मान के चले। अगर ऐसा हुआ तो कब 1 1 फंक्शन में 2 पॉइंट पर सेम इमेज मिलती है, जब दोनों पॉइंट सेम हो। डिफरेंट पॉइंट पर अगर सेम इमेज मिल गई तो आपका फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा। तो आपने एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखा और इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके लाना x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा ला पाए तो आपका फंक्शन 1 1 है। तो अगर आप इस फंक्शन को देखते हैं और इसको चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 अपॉन 1 प्लस x1, और एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे x2 अपॉन 1 प्लस x2, ये हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को इक्वल रखते तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो, x1 प्लस x1 x2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये क्या आ जाएगा इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, अगर सेम होंगे तो सेम वैल्यू आएगी, डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, देन दिस फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू क्या होता, कोई भी फंक्शन ऑन टू होता कोई भी फंक्शन जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिले, यानी कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इंगेज्ड रहे। मतलब ये होता कि डोमेन के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के ऊपर मैप करता रहे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। सीधा सा मतलब यह निकलता फिर जो कोडोमेन होगी वो फंक्शन के रेंज के बराबर होनी चाहिए, तभी तो एवरी एलिमेंट इंगेज रहेगा डोमेन के साथ। अगर आप ये दिखा पाए तो ज्यादा अच्छा। सॉल्व करने का तरीका है प्री इमेज ढूंढना।
सॉल्व करते कब, किस तरीके से सॉल्व किया जाता, आपको एक नया फंक्शन बनाना होता। फंक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखना होता हमने। अब इसको सॉल्व करके हमको एक फंक्शन बनाना होता x के लिए y के टर्म में। जैसे यहां देखो यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स, और यहां से x कॉमन ले लो, x इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। ये बना दिया आपने नया फंक्शन। अब इस नए फंक्शन में डोमेन क्या बन जाएगी, बेसिकली इनपुट क्या हो जाएगा, y, जो कि अपने फंक्शन की क्या होता था, फोर डोमेन। तो अब हमने ये देखना था कि क्या इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहां पर एक x मिलता या नहीं। तो जब मैं इस फंक्शन को देखता हूं ना, तो ये किस पॉइंट पे y की वैल्यू 1 पर नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे y इक्वल टू 1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 पर 1/0 आएगी, जो कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो यार, क्या ये y इक्वल टू 1 इस कोडोमेन पे है, अगर हुआ तो आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए वापस इमेज नहीं मिल रही। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच तो 1 रहता, इसीलिए दिस इज नॉट ऑन टू, ये हो जाएगा आपके पास। ध्यान रहे, इन्फिनिटी मिल रहा तो ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे इन्फिनिटी है तो ये तो मिल गया। इन्फिनिटी कभी भी सेट का मेंबर नहीं होता, इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। एक और तरीका इसको ऑन टू देखने का, अगर आप रेंज सेट फाइंड कर पाए जल्दी से तो वो भी आसान है। यहाँ पे देखो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है और डोमेन पॉजिटिव नंबर है। इतना तो मुझे कंफर्म है कि जो एफ ऑफ एक्स होगा ना, ये हमेशा या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा, क्योंकि जब x की वैल्यू ही पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव होता तो दिक्कत थी। अब यहाँ पे 0 से बड़ी तो मिलेगी वैल्यू, अब कितनी मिलेगी वो चेक करें। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखते हैं तो 1 प्लस एक्स बड़ा होता है x से, हमेशा 0 से बड़ा कोई भी x उठा लीजिए, 1 प्लस एक्स हमेशा बड़ा हो जाएगा x से। और इस 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में इसके, तो 1 इज ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको नीचे लेके गए क्योंकि पॉजिटिव है तो ले जा सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 से बड़ा। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स 1 से छोटा और 0 से बड़ा। रेंज क्या आ गई इसकी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 1। ठीक है, और 1 ओपन रहेगा हमेशा, कभी भी बिलोंग नहीं करेगा 1। क्लियर है? इस तरीके से आप इसकी बात करते हो। तो इसकी जो रेंज सेट है क्या कोडोमेन के बराबर आई, नहीं, इसीलिए नॉट ऑन टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये था आपके पास जो टेस्ट है, पहला टेस्ट, उसके शुरू के 10 क्वेश्चन। ये थोड़ा लेंथी है, यानी कि इसमें कैलकुलेटिव है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे क्वेश्चन आपको आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।